नमस्ते जी। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ सेक्शन नंबर 14 जो कि बात कर रहा है सेक्शन नंबर 14 दैट इज़ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 जो बात करता है प्रोसीजर फॉर रिवीजन ऑफ रेंट। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन नंबर 7 जो चैप्टर 2 में है। ये दो ही सेक्शन बात करते हैं कि रिवीजन ऑफ रेंट कैसे होगा, जो एग्जिस्टिंग टीनेंसीज़ हैं और जो नई टीनेंसीज़ हैं उनके लिए कैसे रिवीजन होता है रेंट का, किस तरह से आप रेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे लैंडलॉर्ड ज़्यादा रेंट ले सकता है, उसके बारे में बात करिए। अब जो सेक्शन नंबर 14 है ये प्रोसेस बताता है कि अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपको रेंट अथॉरिटी के पास जाना होता है। तो रेंट अथॉरिटी के पास अब जब जा रहे हैं तो वो रेंट अथॉरिटी किस तरह से काम करेगा उसकी जो प्रोसेस है वो सेक्शन नंबर 14 में बता रखी है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी चीज़ है जो आपको बहुत ईजी समझ में आएगी। तो सेक्शन नंबर 14 में अगर मैं आपसे 2-3 बातें आपको पहले बताऊं सेक्शन समझाने से पहले, एक होता है सर्विस ऑफ नोटिस और एक होता है इशू ऑफ नोटिस। सर्विस ऑफ नोटिस का मतलब होता है कि मैंने अगर कोई नोटिस किसी को भेजा है और अगर उस नोटिस का जो रिसिप्ट है, उस जो नोटिस है वो सामने वाली जिस पर्सन को मैंने भेजा है उसको मिल जाता है तो मान लिया जाता है कि मेरे नोटिस की सर्विस हो चुकी है, मेरा जो नोटिस है वो उस पर्सन के पास पहुंच चुका है। दैट इज़ सर्विस ऑफ नोटिस। इशू ऑफ नोटिस का मतलब होता है कि जिस दिन मैं उस पर्सन को नोटिस भेज रहा हूँ, किसी भी पर्सन को मैं कोई भी नोटिस भेज रहा हूँ, तो जिस दिन मैं नोटिस भेज रहा हूँ वो डेट कहलाती है इशू ऑफ नोटिस। तो ये जो सर्विस ऑफ नोटिस और इशू ऑफ नोटिस है ना, ये यहाँ सेक्शन नंबर 14 में बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि सेक्शन नंबर 14 में जो रिवीजन ऑफ रेंट की प्रोसीजर है, अगर कोई भी ऐसी पिटिशन फाइल होती है रिवीजन ऑफ रेंट के लिए, तो वो जो है 150 डेज़ जिस दिन फाइल करी है, तो इसमें लिखा हुआ है कि जिस दिन सर्विस ऑफ नोटिस जो है वो टीनेंट को मिल जाता है उस दिन से 150 डेज़ के अंदर अंदर ये पिटिशन को डिस्पोज़ कर देना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर आप एक केस फाइल करते हैं तो केस फाइल करता है तो सिविल केस में क्या होता है कि केस जब फाइल होता है, क्योंकि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक सिविल लॉ की तरह ही ट्रीट किया जाता है, सीपीसी के भी वैसे प्रोविज़न अगर इसमें कहीं मना नहीं है तो वो एप्लीकेबल बिल्कुल होते हैं। तो आप एक प्लेंटिफ होता है, एक डिफेंडेंट होता है। तो जो व्यक्ति केस कर रहा है वो कोर्ट में जाके अपनी बात रखता है। कोर्ट को जब बात समझ में आती है तो कोर्ट एक नोटिस इशू करता है और वो इस पर्सन के पास पहुंचता है जो कि डिफेंडेंट होता है। तो जिस दिन नोटिस डिफेंडेंट के पास पहुंच जाता है कि आप आइए, अपीयर हुइए और अपनी बात रखिए, तो जिस दिन उसके पास ये नोटिस पहुंच जाएगा, सर्विस ऑफ नोटिस इसको हो जाएगी। मैंने आपको सर्विस ऑफ नोटिस का मतलब बताया ना, जिस दिन टीनेंट के पास जो है नोटिस पहुँच जाएगा उस दिन से 150 दिन के अंदर अंदर ये जितनी भी पिटिशन है रिवीजन ऑफ रेंट की, इसको ख़त्म करनी है। एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गई। अब अपन जो प्रोविज़न है सेक्शन नंबर 14 है इसको अपन देख लेते हैं। इसमें बता रखी है कि जो लैंडलॉर्ड है अगर वो रिवीजन ऑफ रेंट करवाना चाहता है सेक्शन 6 और 7 के अनुसार, तो उसको क्या है कि वो सारे डॉक्यूमेंट और वो जो पिटिशन है वो एक एफिडेविट के साथ देनी है रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर। एक एफिडेविट जो है वो बनाया जाएगा, क्या पर्पज़ का बनाया जाएगा कि ये जो किराएदार है इतने साल से मेरे यहाँ पे रह रहा है और इतना मैं रेंट उससे ले रहा हूँ और लेता आया हूँ इतने टाइम से, कि 1950 से पहले से रह रहा है या 1950 के बाद रह रहा है। क्योंकि सेक्शन 6 में अपन ने पढ़ा था 1950 से पहले का भी रह रहा है तो उसके लिए भी रिवीजन कर सकते हैं, 1950 के बाद भी रह रहा है तो भी हम रिवीजन कर सकते हैं। 2003 जब ये एक्ट कमेंस हो गया, 1 मार्च 2003 को जब कमेंस हो गया, उसके बाद भी अगर कोई रह रहा है और फिर आपको रिवीजन करवाना है रेंट का, तो कैसे करवाएंगे, तो उसके लिए भी सेक्शन नंबर 7 में बता रखा है रिवीजन की बात। तो एफिडेविट में सिर्फ आपको यही लिखना है, जो लैंडलॉर्ड होगा वो यही लिखेगा कि ये मेरा किराएदार है, इतने समय से रह रहा है, इतना रेंट मुझे दे रहा है, वो सारी बातें। और उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट हैं, अगर डॉक्यूमेंट हैं उसके पास, तो वो सारे डॉक्यूमेंट उसको शो करेगा कि ये डॉक्यूमेंट है। रेंट अगर रिसीप्ट होती है जो देता है, सेक्शन नंबर 5 जो है अपन ने पढ़ा था कि रेंट रिसीप्ट जो है, अगर आप रेंट एक्सेप्ट करता है लैंडलॉर्ड तो वो एक रेंट की रिसीप्ट भी दे के हाँ मेरे को रेंट मिल गया है। रेंट बुक आती है, मार्केट में मिलती है। फिर इसमें सबसेक्शन जो 2 है 14 का, इसमें बता रखा है कि जब आप पिटिशन फाइल कर देंगे तो रेंट ट्रिब्यूनल क्या है,
इशू करेगा एक नोटिस, जिसमें वो क्या है कि जो पिटिशन आपने दी है और जो एफिडेविट आपने दिए और जो डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं उनकी जो कॉपी है वो भिजवाएगा अपोजिट पार्टी को, मतलब टेनेंट को, जो किराएदार है उसको ये भिजवाएगा। नॉट लेटर देन 30 डेज़ फ्रॉम द लिखा हुआ है अपोजिट पार्टी फिक्सिंग अ डेट नॉट लेटर देन 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस। कहना ये चाह रहा है कि जो टेनेंट है उसको वो नोटिस देगा और एक तारीख फ़िक्स की जाएगी जो कि 30 दिन से ज़्यादा की नहीं होगी जिस दिन से नोटिस इशू किया है। तो अब यहाँ पे इशू ऑफ नोटिस है, तो इशू ऑफ नोटिस का मतलब जिस दिन रेंट ट्रिब्यूनल ने नोटिस भेजा है उस दिन से आने वाले 30 दिन से ज़्यादा की तारीख नहीं देगा वो। तो मतलब ये है कि 30 दिन से कम के अंदर ही वो टेनेंट जो है उसको अपीयर होना है कोर्ट में, इसके लिए ये नोटिस इशू दिया जा रहा है। अपोजिट पार्टी जो है, जो टेनेंट है, वो क्या करेगा, रिप्लाई फाइल कर सकता है, एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स अपने दे सकता है जब उसको सर्व हो जाएगा जो नोटिस हमन ने जो रेंट ट्रिब्यूनल ने दिया है, एंड कॉपी ऑफ द सेम ऑन पिटिशनर विद इन द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। और वो जितनी भी कॉपीज़ हैं वो सारी क्या है, पिटिशनर को दी जाएगी, 30 दिन से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए जिस दिन से सर्विस ऑफ नोटिस दिया गया है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो अपोजिट पार्टी है वो अपना रिप्लाई फाइल कर सकती है, एफिडेविट और डॉक्यूमेंट जो भी हैं उसके साथ में वो लगा सकते हैं, एंड कॉपीज़ ऑफ द सेम ऑन द पिटिशनर विद इन द पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। जिस दिन नोटिस सर्व हो गया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर ये जितने भी डॉक्यूमेंट आ रहे हैं रिप्लाई वाले, ये सारे डॉक्यूमेंट हमें उसको देने हैं लैंडलॉर्ड को, ठीक है, क्योंकि पिटीशन जो है उसने फाइल करी थी ना, सेम ऑन द पिटिशनर, तो पिटिशन जो है फाइल करता है वो पिटिशनर कहलाता है। फिर आगे लिखा हुआ है द सर्विस ऑफ नोटिस शैल बी इफेक्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सर्वर। अब जो नोटिस सर्व किया जाएगा तो वो कैसे किया जाएगा, तो भैया ट्रिब्यूनल या सिविल कोर्ट का जो भी व्यक्ति है वो कर दे, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, मतलब पोस्ट के द्वारा आप भेज दीजिए। नोटिस ड्यूली सर्व्ड बाय एनी ऑफ द दीज मेथड वो सफिशिएंट सर्विस मानी जाएगी। तो अगर आपके पास नोटिस भेज दिया गया है किसी पर्सन के द्वारा या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया है तो वो एज ए मान लिया जाएगा कि आपको नोटिस मिल चुका है। सबसेक्शन 3 में बात करिए कि पिटिशनर जो है, मतलब जो लैंडलॉर्ड है, जो मकान मालिक है, वो क्या करेगा, फाइल रीजॉइंडर। रीजॉइंडर का मतलब ये है कि जो उसके पास जो डॉक्यूमेंट आए हैं, जो टेनेंट ने अपनी बातें लिखी है, एफिडेविट और डॉक्यूमेंट, और जो उसने अपना रिप्लाई दिया है, उन रिप्लाई को पढ़ने के बाद जो मकान मालिक है, जो पिटिशनर है, वो क्या कर सकता है, रीजॉइंडर फाइल कर सकता है आफ्टर सर्विंग द कॉपी टू द अपोजिट पार्टी। और जो टेनेंट है उसको एक कॉपी सर्व करनी है नॉट एक्सीडिंग 15 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ रिप्लाई। तो जिस दिन सर्विस ऑफ रिप्लाई हुआ है, सर्विस ऑफ रिप्लाई किसने दिया था, टेनेंट ने। रिप्लाई जो है टेनेंट ही दे रहा था, तो टेनेंट जो है किराएदार था, उसने रिप्लाई दिया था आपको। अब जब उसने रिप्लाई दे दिया है उसके 15 दिन के अंदर अंदर सर्विस ऑफ रिप्लाई जब हो गया है, तो सर्विस ऑफ रिप्लाई किसको हुआ, आपको हुआ। जो लैंडलॉर्ड था उसको ही तो सर्विस ऑफ रिप्लाई हुआ होगा ना। वापस आप समझ सकते हैं इसको अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। इसमें सिंपल सी बात ये रखिए कि लैंडलॉर्ड और जो टेनेंट हैं वो जाके अपनी पिटीशन फाइल करते हैं, या तो वो दोनों एग्री हैं तो वो दोनों कर देते हैं, वो एग्री नहीं है तो लैंडलॉर्ड जो है वो अपनी फाइल करेगा, क्योंकि अपन सेक्शन नंबर 6 में ये बात पढ़ चुके हैं रिवीजन के लिए। अब जब पिटीशन फाइल हुई है तो उसका जो बेसिक पर्पज़ है वो क्या है कि रेंट को रिवीजन करना है, ठीक है। यहाँ पे बता रखा है कि जब रेंट ट्रिब्यूनल में आप पिटीशन फाइल करते हैं तो जो लैंडलॉर्ड है उसको क्या करना है, पिटीशन के साथ एफिडेविट और जो कोई डॉक्यूमेंट उसके पास हैं वो सारे देने होते हैं। जब वो डॉक्यूमेंट और पिटीशन जब फाइल करता है तो जो रेंट ट्रिब्यूनल है उसको क्या करना है, 30 दिन का टाइम देना है जिस दिन से वो नोटिस इशू कर रही है उस दिन से, कि मिनिमम 30 दिन के अंदर अंदर जो टेनेंट है, जो अपोजिट पार्टी है, कि आप आ जाइए कोर्ट में और अपना रिप्लाई दे दीजिए। अब 30 दिन के अंदर अंदर मान लीजिए 25 दिन का टाइम दे दिया। मान लीजिए 1 जनवरी को जो है पिटीशन फाइल होती है, जो लैंडलॉर्ड है वो फाइल करता है। अब जो टेनेंट है उसको इशू होगा नोटिस, तो इशू मान लीजिए 2 तारीख को कोर्ट इशू करता है नोटिस, तो जो कोर्ट फिक्स करेगा डेट रिप्लाई की टेनेंट के साइड से,
वो फिक्स कर देता है 20 तारीख की, कि 20 जनवरी को आपको ये सारी बातें रखनी है कि रिवीजन जो रेंट हो रहा है इसके आप क्या बात कहना चाहते हैं अपनी, आप एफिडेविट में लिख के दे सकते हैं, आपका रिप्लाई फ़ाइल कर सकते हैं। अब ये जो आपको रिप्लाई फ़ाइल करना है वो आपको 20 तारीख को करना है। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब जब वो रिप्लाई फ़ाइल कर देगा तो फिर वापस यहाँ पे जो बात, एक चीज़ और लिखी है इन्होंने कि जो रिप्लाई फ़ाइल हो गया है, अब 20 तारीख को वो जो टेनेंट है वो अपना रिप्लाई फ़ाइल कर देता है, तो जिस दिन से रिप्लाई फ़ाइल हुआ है उस दिन से 30 दिन से ज़्यादा का समय नहीं दिया जाएगा। और कोर्ट क्या करेगा, वो जो रिप्लाई आया है वो रिप्लाई सामने वाली पार्टी को बताएगा, जो अपना लैंडलॉर्ड था, जो मकान मालिक था, उसको बताएगा कि ये जो है उसने रिप्लाई दिया है। जैसा सिविल केस में जनरली होता है, एक पार्टी अपनी बात रखती है, फिर दूसरा उस पर रिप्लाई देता है, तो रिप्लाई जो है उसको सामने वाली दूसरे जो पहली पार्टी है उसको पता होना चाहिए। तो वो यही टाइम बता रखा है बस इसमें कि 30 दिन के अंदर अंदर उसको बताना पड़ेगा कि ये जो रिप्लाई है ये रिप्लाई दिया है। अब उसको जो रिप्लाई के लिए आपने लैंडलॉर्ड को जो बताया है वो क्या करेगा, वो अगले जो 15 दिन हैं, जिस दिन उसको ये नोटिस जो रिप्लाई की कॉपीज़ मिली हैं जिस दिन मिली है उसके आने वाले नेक्स्ट 15 दिन में उसको क्या करना है, अपना रीजॉइंडर फाइल करना है। रीजॉइंडर क्या होता है कि जो आप ऑलरेडी बात कह चुके हैं उसकी बात अब आप कहना चाह रहे हैं, दैट इज़ रीजॉइंडर। तो रीजॉइंडर क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आपने पिटीशन फाइल किया था, आपने सारी बात लिख दी थी, अब आप और एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं, तो रिप्लाई का जो आप रिप्लाई दे रहे हैं दैट इज़ रीजॉइंडर। तो रिप्लाई टेनेंट ने दिया, अब आप इसको रिप्लाई दे रहे हैं रिप्लाई को, दैट इज़ रीजॉइंडर। तो जो ये लैंडलॉर्ड दे रहा है जिसको 15 दिन का समय दिया गया है, जिस दिन से सर्विस ऑफ रिप्लाई हो गया है उस पर, तो सर्विस ऑफ रिप्लाई जो है वो 30 दिन का अपन ने टाइम दिया था उस पर हो गया था। आगे इसमें लिखा हुआ है कि अब क्या करना है, रिप्लाई वो दे देगा तो रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा, रेंट ट्रिब्यूनल फिक्स अ डेट ऑफ फॉर हियरिंग, और वो 90 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस टू ऑन द टेनेंट। तो जब नोटिस हुआ था सर्व टेनेंट को, जो कि अपन ने इनिशियली देखा था सबसेक्शन 1 में कि आप पिटीशन लगाते हैं और नोटिस जाता है, तो उस दिन से आने वाले 90 दिन हैं उनके बीच में ही एक डेट फिक्स कर दी जाएगी कि अब रेंट ट्रिब्यूनल एक डेट फिक्स कर देगा कि इस दिन हम दोनों पार्टीज़ को सुनेंगे। ठीक है। फिर आगे इसमें लिखा हुआ है कि जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो क्या करेगा, वो एक समरी इंक्वायरी करेगा कि जो सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन नंबर 7 के हिसाब से जो फार्मूला बता रखा है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या सही है, क्या टेनेंसी एग्जिस्ट कर रही थी कि नहीं कर रही थी, वो सारी बातें। अगर ऑलरेडी जो मकान मालिक है वो किराया बढ़ा चुका है, तो जो किराया उसने बढ़ाया है, तो क्या उसने बढ़ाया किराया, तो क्या यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा कि नहीं होगा। मकान मालिक मान लो हर साल 2% किराया बढ़ा रहा है और ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, तो क्या बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सेक्शन नंबर 6 और 7 में वैसे ही पहली लाइन इन्होंने लिखी है कि अगर एग्रीमेंट है दोनों पार्टीज़ के बीच में तो कोई किराया नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो समरी ट्रायल, समरी इंक्वायरी होती है यहाँ पे। समरी इंक्वायरी का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लिखते हैं ना समरी लिख दो, तो समरी का मतलब आप बहुत लिमिटेड संक्षेप में बहुत छोटी बात लिखते हैं, तो बहुत लिमिटेड प्रोसीजर जो है, बहुत छोटा प्रोसीजर फॉलो करना है इंक्वायरी का, जो रेंट ट्रिब्यूनल को करना है। और क्या करना है फिर, इशू करना है रिकवरी सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द डेट फ्रॉम विच सच रेंट शैल बी पेबल। तो अगर रेंट ट्रिब्यूनल को लगता है कि हाँ रिवीजन होना चाहिए और इतना रेंट दिया जाना चाहिए, तो वो एक सर्टिफिकेट, रिकवरी सर्टिफिकेट इशू कर देगा और उसमें तारीख डाल देगा कि इस तारीख से इतना इतना रेंट जो है वो दिया जाना चाहिए। तो जिस तारीख से दिया जाना चाहिए वो सारा रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो डेट डाल के और वो दे देगा, और जो लैंडलॉर्ड है वो उसको किराया मिल जाएगा। द पिटीशन जो है वो डिस्पोज होगी 150 दिन में, जिस दिन सर्विस ऑफ नोटिस हुई थी टेनेंट को। तो ये मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जिस दिन सर्विस हो चुकी थी टेनेंट को नोटिस की, उससे 150 दिन के अंदर अंदर ये पूरा रिवीजन ऑफ रेंट की जो प्रोसेस है इसको ख़त्म कर देनी है, इसको डिस्पोज कर देनी है। तो ये है सेक्शन नंबर 14। तो ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताई, वापस लास्ट में एक बार और आपको बता देता हूँ। 30 दिन का टाइम आप पहले, जो लैंडलॉर्ड है वो फाइल करेगा अपना पिटीशन, उसमें एफिडेविट और डॉक्यूमेंट देगा। फिर क्या करना है कि जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो नोटिस देता है कि आप जो टेनेंट है उसको कि आप अपना रिप्लाई फ़ाइल करिए, और वो 30 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। वो अपना रिप्लाई फ़ाइल जिस दिन कर देगा, तो अब जो रिप्लाई में जो बात आई है वो सारा जो डॉक्यूमेंट है वो दिया जाएगा उस पर्सन को जो लैंडलॉर्ड है, और वो 30 दिन से ज़्यादा का उसको समय नहीं दिया जाएगा।
अब अगर रीजॉइंडर फाइल करना जाता है, जो लैंडलॉर्ड है वो रीजॉइंडर फाइल करना चाहता है, तो उसको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा जिस दिन से उस पर उस सर्विस हुई है उस नोटिस की, कि हम आपको ये कॉपीज़ दे रहे हैं, जो रिप्लाई आया रिप्लाईज़ की कॉपीज़ की जो उसके पास सर्विस हुई है वो। अब वो उसके पास हो गई है, रिप्लाई की कॉपीज़ जो उसके पास आ गई है, उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर जो लैंडलॉर्ड है उसको रीजॉइंडर फाइल करना है। अब क्या करना है, 90 दिन जो है जिस दिन सर्विस इनिशियल हुई थी टेनेंट के लिए, तो जो अपन ने जब पढ़ा था ना, लैंडलॉर्ड ने फाइल किया और जो नोटिस दिया जाता है कि टेनेंट को कि आप आके अपनी बात रखिए, अपना रिप्लाई करिए, तो उस दिन से 90 डेज़ से ज़्यादा की एक डेट जो है वो फिक्स नहीं की जाए, मतलब 90 डेज़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो 1 जनवरी से तो 1 अप्रैल से पहले की कोई एक डेट फिक्स कर दी जाएगी, उस दिन दोनों पार्टियों को सुना जाएगा। और फिर लास्ट में बता रखा है कि 150 दिन के अंदर अंदर पूरा जो ये रिवीजन की जो फार्मूला है इसको अप्लाई करके और ये पूरा डिस्पोज कर दिया जाएगा। तो 1 जनवरी से 150 दिन आपके हो जाते हैं, 5 महीने आप मान लीजिए, तो 1 जून से पहले की कोई एक डेट फिक्स कर दी जाएगी और उस दिन आपको पूरा फाइनल जो रिकवरी सर्टिफिकेट है वो इशू कर दिया जाएगा। तो ये है सेक्शन नंबर 14 की जो पूरी प्रोसेस है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि सेक्शन नंबर 18 का अगर सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे आप, तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर रेंट का अरियर है, रेंट आपको रिसीव नहीं होता है, मकान मालिक को किराएदार रेंट नहीं देता है, तो जो प्रोसेस जो सेक्शन नंबर 14 के हिसाब से बता रखी है, सेम यही प्रोसेस अप्लाई होगी। तो अगर किराया आपको नहीं मिलता है, आप मकान मालिक हैं, तो आप सेम एक पिटिशन फाइल कर सकते हैं रेंट ट्रिब्यूनल में, और रेंट ट्रिब्यूनल में पिटिशन जब आप फाइल कर देंगे तो सेम वही 30 दिन वाला टाइम जो है, फिर 30 दिन का सर्विस आपको रिप्लाई का उधर आपको मिल जाएगा, फिर 15 दिन आपको रीजॉइंडर का मिलेगा, फिर 90 दिन में इसको ख़त्म करना और 150 डेज़ में डिस्पोज करना है। तो ये पूरा सेक्शन नंबर 14 की जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे भी अप्लाई होगी अगर रेंट आपको पेड नहीं हुआ है या अरियर ऑफ रेंट जो है उसके लिए। अरियर ऑफ रेंट मतलब जो रेंट आपको पेड नहीं हुआ है, जो मिला नहीं है। सो ये है सेक्शन नंबर 14। थैंक यू।